तो मैंने 40 साल की उम्र में दिल्ली CBSE से 12वीं पास की। 50 साल की उम्र में मैंने CBSE से BA पास किया और 63 साल की उम्र में मैंने इग्नू से MA किया। तो इस तरह से मेरा, लेकिन इस एजुकेशन से मुझे बहुत कुछ मिला। जी हाँ, ठीक सुना आपने। 40 साल की उम्र में 12वीं, 50 की उम्र में BA और 63 साल की उम्र में MA करने वाला ये शख्स चाय पान बीड़ी बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन आज ये एक सफल साहित्यकार है। आज हमारी मतलब आलोचना नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश की संसद अगर कहीं लकवाग्रस्त दिखाई दे रही है तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं जाते, ब्यूरोक्रेट जाते हैं, पैसे वाले धनी लोग जाते हैं, रुतबा वाले लोग जाते हैं। लेकिन अगर सारे वेल एजुकेटेड हो तो शायद संसद का भी परिवर्तन हो जाए, बदल। शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देने वाले साहित्यकार श्री लक्ष्मण राव जी, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति से ही नहीं बल्कि दुनिया की कई हस्तियों से पुरस्कार मिल चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी छोटी सी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना समय निकाल कर कष्ट से नहीं सर, कैसी बात करें सर। मतलब मैं काफ़ी टाइम से आप सोच रहा था आपसे मिलने के लिए, और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे आज से 15 साल पहले कभी मुलाकात हुई थी मेरी आपसे, और उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। तब आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी। तो जब आपके बारे में मैंने और जाना कि आप कहाँ हैं अभी, तो मुझे पता चला कि आप अभी यहीं पर हैं। तो मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहा था। तो सर मैं सिर्फ ये, देखिए आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, काफ़ी सारे लोग आपसे बातचीत करके गए होंगे, आपसे हर तरह के सवाल पूछे गए। हमारा जो पर्पस है आपसे बात करने का वो सिर्फ ये है कि हम 3 सवाल पूछेंगे। 3 सवाल नहीं, 3 हमारे स्थितियाँ। हाँ 3 स्थिति, हाँ जी, करेक्ट बिल्कुल। तो 3 स्थितियों में मतलब 3 आपके बचपन के, 3 आपकी जवानी के और 3 आपके इस एज के, जब आप 60+ हो गए। तो सबसे पहले सर हम आपके बचपन से शुरू करेंगे सर। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जब 3 स्थितियों की बात की तो मुझे एक विद्वान फिल्म में लेकर राज कपूर की याद आती है। और वो लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फिलोसोफर है। उन्हीं से ही मुझे ये प्रेरणा मिली है सर। और उनकी फिल्में देखकर भी हमें बहुत कुछ मिला। और उस व्यक्ति ने बता दिया कि जीवन में 3 बातें अवश्य होती हैं। जीवन में 3 हिस्से हैं, बचपना और युवावस्था और फिर समापन। तो आजकल का युवा ये नहीं समझता है कि हमने करना क्या है। हर कोई पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, डिग्रियाँ लेने, कमर्शियल डिग्री लेने के पीछे भाग रहा है। जैसे MBBS है, IAS है, CA है, ये कमर्शियल डिग्री है, पैसे कमाने की डिग्रियाँ है। लेकिन जीवन क्या है ये कोई नहीं समझता है। गांव के बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अंततः होता क्या है कि खेती बाड़ी में काम करने लग जाते हैं अपने माता पिताओं के साथ और वहीं रह जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि उनका जीवन भी बहुत अच्छा है, उनके सपने संक्षिप्त में होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने मुझे पूछा कि आपके जीवन के 3 हिस्से कैसे रहे हैं। वस्तुतः मैं जब बचपन में यानी कि 7वीं 8वीं कक्षा का जब छात्र था, तब मैं गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़ता था और उनके उपन्यास पढ़कर मुझे एक नई कहानी का पता चल जाता, जीवन क्या है। और इसी तरह से मेरी भाषा मराठी है, मैं मातृभाषा मेरी मराठी है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। 22 जुलाई 1952 को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के एक छोटे से गांव में, तड़ेगांव देशासर नाम है गांव का, वहाँ मेरा जन्म हुआ और 7वीं 8वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई है। और तब मैं गुलशन नंदा जी को उपन्यास पढ़ता था और उन्हीं दिनों में मैंने सोचा था कि मैं गुलशन नंदा जी क्यों नहीं बन सकता हूँ। ये मेरा सपना था। हालांकि मुझे ये पता था कि अगर मैं नौकरी भी करना चाहूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लर्क बनूँगा या फिर चपरासी बनूँगा, वो भी नौकरी मिलेगी तब, क्योंकि नौकरियाँ तब मिलती भी नहीं थी और बड़े मुश्किल से मिलती थी। लेकिन जब मेरे दिमाग में सपना आया कि मुझे गुलशन नंदा जी बनना है तो मैं रात दिन अध्ययन करने लग गया, पढ़ाई करने लग गया। हिंदी भाषा के प्रति मेरा रुझान रहा और हिंदी भाषा की पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ने लगा। एक तारिणी जागा शब्दकोश था, वो खरीद कर मैंने पढ़ा, अध्ययन किया। इसी तरह से 1963 में हमारे गांव का एक लड़का था रामदास। ये पानी में डूबकर मर गया और उसके बाद उसके जीवन की कहानी सामने आएगी। रामदास क्या था, कैसा था। सभी कहते थे आवारा टाइप का है। ये आपकी बेस्ट सेलिंग नॉवल है।
सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यास है ये। तो कहने का मतलब ये है कि रामदास पर उसके जीवन के बारे में मुझे तब पता चला जब वो उसकी मृत्यु हो गई, कि अध्यापक ने उसे किस तरह से बनाया, वो एक आदर्शवादी कैसे बना और जीवन में क्या क्या होता है ये उसने जब समझा, वो सारी बातें जब हमारे समझ में आ गई, तब मैंने उस पर एक उपन्यास लिखा रामदास। और इसे प्रकाशित करने के लिए मैं यहाँ दिल्ली में प्रकाशकों को चिट्ठियाँ लिखता था, क्योंकि अधिकतर जो प्रकाशक होते थे वो दिल्ली के होते थे या मेरठ के होते थे या इलाहाबाद के होते थे। तो हमने सोचा कि यहाँ ही संपर्क किया जाए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि कोई प्रकाशित करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति तो गरीबी की थी और हमें भी लगता था कि भी अगर पिताजी खेतीबाड़ी में काम करते तो हमने भी कुछ करना चाहिए। तो रोज़गार के उद्देश्य से भी हमने सोचा कि भी कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं अपने गांव से अमरावती आया, वहाँ 10वीं पास की मैंने और एक मिल में काम करने लग गया। वो टेक्सटाइल मिल था। ये कब की बात है सर? कब की? ये 1971-72 की बात है। ये 71-72 मतलब मैंने 72 में 10वीं के पेपर पास किए, लेकिन 71 में मुझे वो नौकरी लग गई थी और वो एक टेक्सटाइल मिल में मजदूरी थी, टेक्सटाइल लेबर के रूप में, और वहाँ काम करने लग गया था। 5 साल में वहाँ काम करता रहा और अपना भविष्य बना रहा। वो मेरी एक बचपनी की बात समझ लीजिए, लेकिन उससे कुछ बात बनी नहीं। तो फिर मैं अपने गांव गया, गांव जाकर खेतीबाड़ी का वो मिल जो है 1975 में बिजली कटौती के कारण बंद हो गया। फिर मैं गांव गया, वहाँ जाकर मैं खेतीबाड़ी का काम करने लगा, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। तो मैंने पिताजी से 40 रुपये लिए और मुझे लगता था कि अब मैं यहाँ से घर छोड़ दूँगा। तो उन दिनों मतलब 40 रुपये बहुत बहुत बड़ी बात हुआ करती। आज 4000 रुपये के बराबर के समझ लीजिए, क्योंकि 40 में बहुत कुछ हो सकता है, आज 4000 में कुछ नहीं हो सकता है। और वो क्योंकि किराए में और कुछ रहा, 2-3 दिन वहाँ रहा भी मैं। मुझे पता था कि 40 रुपये में तो दिल्ली नहीं जा सकता है और यहाँ तुझे काम ढूंढना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पर ही एक बिल्डिंग पर मजदूरी की और वहाँ से 90 रुपये बनाए और मैं जुलाई के 1975 के जुलाई महीने में दिल्ली आ गया। और 90 रुपये लेकर जब दिल्ली आ गया तो मुझे ये भी पता था कि यहाँ आकर भी मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, काम ढूंढना पड़ेगा। और उस समय मेरी 20-22 वर्ष की उम्र थी और मैं काम ढूंढ रहा था, पर काम कहीं मिल नहीं रहा था। तो मैंने 2 वर्षों तक ढाबों पर बर्तन साफ किए, भवनों पर मजदूरी की और इस तरह से मेरा काम चलता रहा। लेकिन 1977 में दिल्ली में ITO के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर एक पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर फिर मैं पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा। जब मैं पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ आराम है, लेकिन धीरे धीरे तो मेरी दुकान नहीं चली। लेकिन जब मैंने देखा कि दुकान को भी बढ़ाना चाहिए, तो दुकान की तरफ ज़्यादा ध्यान लग गया और मेरी दुकानदारी बढ़ गई और फिर मेरा सारा ध्यान पैसे कमाने में लगा और मैं अपना काम दुकानदारी में लगा रहा। लेकिन पढ़ता भी था, रात को किताबें पढ़ता था, 6 बजे तक पान बीड़ी सिगरेट बेचता था। तो पढ़ने का मतलब हमेशा से शौक़ रहा? पढ़ने का मेरा शुरू से शौक़ रहा है और यहाँ से ITO से दरियागंज जाता था, वहाँ संडे बाज़ार से कुछ पुस्तकें लाता था। वहाँ बड़े बड़े साहित्यकारों का पता चला, उनके पुस्तकों का पता चला। शेक्सपियर है, लेनिन है, गोरकी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों की पुस्तकें लाकर पढ़ने लग गया। तब मुझे लगा कि लक्ष्मणराव तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। और उन्हीं दिनों मैंने एक कल्पना मात्र एक उपन्यास तैयार किया, नई दुनिया की नई कहानी, और 2 पुस्तकों को लेकर, एक रामदास मैंने लिखा ही हुआ था और एक नई दुनिया की नई कहानी, इन 2 पुस्तकों को लेकर प्रकाशकों के पास गया तो सबने मना किया और एक ने तो मुझे सीधा गेट आउट कहा कि तुम नहीं जानते हो क्या है। उस आदमी ने तो मेरी किताबें भी नहीं देखी थी, देखा तो सिर्फ मेरे कपड़े देखे थे और जाहिर है कि वो लेखक लगता ही नहीं था मैं। लेकिन मैं आज उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे गेट आउट कहा था, कि उनकी वजह से आज मेरी 30 किताबें दिखाई दे रही। अगर मनुष्य के दिल में या किसी व्यक्ति के दिल में या किसी होनहार लड़के के दिल में अगर बात है कि मुझे ये करना है, असंभव नहीं है, संभव है, करके दिखाओ। अगर बाकी साहित्यकार है तो हम क्यों नहीं हो सकते? सही बात। अगर लोगों की किताबें छपी है, हमारी क्यों नहीं छपती है? अलग अलग तरीके से छपेगी, पैसा नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा जो काम होना है वो होके ही रहेगा। तो बस 6000 रुपये में मकान ले रहा था, मकान नहीं ले पाया, आज भी मैं किराए पे हूँ।
लेकिन वो 6000 में मैंने पहली पुस्तक प्रकाशित की, नई दुनिया की नई कहानी। वो बिकी तो नहीं, पर चर्चा होने लगी कि एक पान वाला किताबें लिखता है। तो जब मैंने पहली पुस्तक छापी थी और अपने दुकान पर रखी थी, तो एक चर्चा का विषय बन गया था। उन्हीं दिनों मेरे पास मतलब चलते फिरते लोग तो आते थे और प्रेस के ऑफिसेस थे। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की सीनियर रिपोर्टर थी उषा रॉय, तो उन्होंने देखा ये क्या है वगैरह वगैरह, और किताबें मैं लिख रहा हूँ। उस समय लिखना भी बहुत बड़ी बात थी, छपना भी बहुत बड़ी बात थी। तब उन्होंने मेरे जीवन पर एक आर्टिकल लिखा, पुस्तक के बारे में नहीं लिखा लेकिन मेरे जीवन पर आर्टिकल लिखा कि रोलिंग पाल्स एंड राइटिंग बुक्स। तो उसकी चर्चा इंदिरा गांधी जी के कार्यालय तक हुई। फिर वहाँ पर भी जाके मिला मैं उनको 27 मई 1984 को। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। 1986 में मेरी शादी हुई। ये मेरा जीवन का दूसरा हिस्सा था। शादी के बाद व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि शादी के बाद के जीवन का किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता है, अनुभवहीन समय होता है वो। तो उसके बाद फिर और खर्चे बढ़ जाते हैं, और फिर अपने घर को भी देखना, अपने कार्य को भी देखना, अपने उद्देश्यों को भी देखना। इस तरह से फिर और जो मैं काम कर रहा था पान बीड़ी सिगरेट, वो उस समय सरकार की तरफ से प्रतिबंध आ गया था कि आप सिगरेट नहीं बेच सकते, स्कूल के सामने नहीं बेच सकते, या होर्डिंग नहीं लगा सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और इसकी कमाई भी घट गई थी, क्योंकि उसके बाद वो गुटखे चालू हो गए थे। पहले गुटखे नहीं थे, जब गुटखे आ गए तो पान की कमाई कम हो गई। और उन्हीं दिनों फिर वो डिस्पोजल ग्लासेस आ गए। तो उसके बाद मैंने चाय का काम आरंभ किया। तो चाय में मुझे फिर अच्छे पैसे मिलने लगे, लेकिन ये जुनून मेरा चलता रहा। मैंने पहली किताब नई दुनिया की नई कहानी 78 में छापी थी, जो 79 में आ गई। उसके बाद दूसरी किताब मैं इंदिरा गांधी जी से मिला था 84 में, तब मैंने उनके ऊपर नाटक लिखा था, वो प्रकाशित की। तीसरा चांस ये रामदास का था, और ये देख रहा था मैं कि कम से कम 95-96 तक, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ अपने जीवन को बनाऊंगा। और मैंने सोच भी लिया था कि यहाँ से लौट के नागपुर चले जाते, अपने महाराष्ट्र चले जाते हैं। परंतु हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास रिपोर्टर आते थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने कहा भाई वहाँ जाके क्या करूँगा, और यहाँ लोग मिलने आते हैं और चर्चा भी होती थी, भलाई किताबें बिके या ना बिके, चर्चा होती थी। फिर मैंने अपनी पुस्तकें रामदास छपने के बाद, रामदास मैंने पब्लिशरों को बेचने के लिए दिया, किसी ने नहीं बेचा। लेकिन एक अध्यापक आते थे जो मेरे पास निरंतर आते थे और पान वगैरह खाते थे, तो उन्होंने कहा कि उनको मैंने पढ़ने के लिए देता, उन्होंने ख़रीद भी लिया। कहता ये बहुत बढ़िया उपन्यास है, ये स्कूल में बिकेगा, तो तू ऐसा कर, इसे स्कूल में जाकर अप्रैल पे दे। तो उन दिनों मैंने दिल्ली के 1000 स्कूलों में ये किताब बेची है। अप्रैल पे देता था और सिलेक्ट हो जाती थी, उसका बिल बन जाता था। तो तब मुझे उत्साह आ गया कि नहीं, मैं अब लेखक बन सकता हूँ। हाँ, और मेरा जो लेखकीय जीवन है ये 2000 के बाद आरंभ हुआ। ये समझ लीजिए कि मैंने 40-50 साल अपने जीवन का अनुभव लिया, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है, और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है। और ये हकीकत है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत भी अनुभव है। लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे पत्रकार पूछते थे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तब मुझे लगा कि मैंने पढ़ना भी चाहिए। तो मैंने 40 साल की उम्र में और दिल्ली CBSE से 12वीं पास की। 50 साल की उम्र में मैंने CBSE से BA पास किया, और 63 साल की उम्र में मैंने इग्नू से MA किया। तो इस तरह से मेरा, लेकिन इस एजुकेशन से मुझे बहुत कुछ मिला, क्योंकि जो यथार्थ है वो शिक्षा में, ज्ञान में है, डिग्री में है। डिग्री लेकर बनाओ। आज हमारी मतलब आलोचना नहीं करना चाहिए, आज हमारे देश की संसद अगर कहीं लकवाग्रस्त दिखाई दे रही है तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं जाते, ब्यूरोक्रेट जाते हैं, पैसे वाले धनी लोग जाते हैं, रुतबा वाले लोग जाते हैं। लेकिन अगर सारे वेल एजुकेटेड हो तो शायद संसद का भी परिवर्तन हो जाए, बदल जाए। बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। तो सर, हमारी उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपको अप्रोच किया था। हाँ। तो उस टाइम का किस्सा बताएं सर। और दरअसल क्या था कि वो जब अखबार में छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया, उस समय अखबार की भी बड़ी वैल्यू थी। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो संडे रिव्यू होता था, इसकी मतलब एक बहुत स्टैंडर्ड का अखबार माना जाता था। तो इसकी चर्चा इंदिरा गांधी जी के कार्यालय में हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि देखो, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कहती थी कि देखिए आप लोग क्या करते हो, एक महाराष्ट्र से लड़का आया है, पेड़ के नीचे बैठकर पान बेचता है, और आप लोग क्या करते हो, देखो कैसी प्रेरणा मिलती है लोगों को।
तो एक वही एमपी एक वहाँ से मेरे पास आकर करने लगे, तू वहाँ जाके मिल ले, तेरी बड़ी चर्चा होती है। तो मैंने कहा सर आप ले चलो। तो उन्होंने कहा तेरी किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं, सिफारिश की ज़रूरत नहीं, तू चला जा वहाँ पर। लेकिन उस टाइम तो नहीं गया, लेकिन 27 मई 1984 को 3 मूर्ति भवन में एक कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ गया था मैं। वहाँ मुलाकात हुई इंदिरा गांधी जी से और मैंने अपने विचार व्यक्त किए, उनके भी विचार मैंने सुने। तब उन्होंने कहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं वो लिखिए, मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है लोगों ने, हम लोग क्या करते वो लिखिए। आप उनके बारे में लिखना चाहते थे? मैं उनके जीवन पर लिखना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा बहुत लिखा है लोगों ने हमारे बारे में, हम लोग क्या करते वो लिखिए। तब मैंने एक नाटक तैयार किया, उन्हीं के जीवन पर एक नाटक तैयार किया और प्रकाशित भी किया। उसके बाद फिर मैंने उनके भाषणों का संकलन लाकर उस पर अध्ययन किया और मैंने एक ग्रंथ लिखा, प्रधानमंत्री जी के मौलिक विचार। तो कहने का मतलब यह है कि हम अगर एक पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ से पता लग जाता है कि हमें दूसरी पुस्तक क्या पढ़नी है। पुस्तकें हमें बता देती है कि पुस्तकें क्या होती है और पुस्तकें कैसी पढ़नी चाहिए, और यही नॉलेज है। नॉलेज मार्गदर्शन का नहीं है, ट्यूशन का नहीं है। और मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़े और मैं उनको गुरु इसलिए मानता हूँ कि उनकी पुस्तकों ने मुझे ज्ञान दिया। तो उनकी पुस्तकें मेरे लिए गुरु है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि मैं एक दिन उनके घर मिलने भी गया था, लेकिन पीए ने मुझे मिलने में नहीं दिया। मैंने कहा क्यों सर, आप घर में भी है, तुम मिल के क्या करोगे। बॉम्बे में उनका घर था। आज मुझे दुख इस बात का है कि जिस आदमी को मैं गुरु मानता हूँ उसे नहीं मिल सका। मैं राष्ट्रपति से मिला हूँ, मैं प्रधानमंत्री से मिला हूँ। आपको पुरस्कार मिला राष्ट्रपति जी से? हाँ, राष्ट्रपति इन्होंने भी मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पढ़ा। तब उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा और मेरे बारे में विचार शोध हुआ। और एक चीफ एडिटर थे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने मेरा बायोडाटा वहाँ जाके प्रस्तुत किया और मुझे वो डेट मिली और उन्होंने वहाँ जाके प्रस्तुतिकरण किया। तो वो एक विजिट, मतलब परिवार के साथ बुलाया गया। अब वहाँ जाकर भोजन होना और 20-22 मिनट में उनसे बातचीत करता रहा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। तो ये पुरस्कार से भी बड़ी बात है। और यहाँ से हमें आगे चांसेस मिलते हैं, जैसे कि राज्यसभा के मेंबर बनाया जाता है और राजदूत बनाया जाता है, साहित्य समितियों के सदस्य या चेयरपर्सन बनाया जाता है। पर उसमें मैंने मतलब दरअसल मेरा ये विषय नहीं रहा है कभी कि एप्लीकेशन करना या चाटुकारिता करना, ये मेरा विषय रहा नहीं। और आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते भी नहीं थे? पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स में पर जैसे कि कार्ल मार्क्स ने क्या बताया या लेनिन ने क्या बताया या गांधी ने क्या बताया या नेहरू ने क्या बताया, उस पर विश्वास करता हूँ मैं। पॉलिटिक्स जो है वो समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी को नहीं खोना चाहिए। और जो भी आदमी सरकार का आदमी बन जाता है, चुनाव के बाद प्रतिनिधि बन जाता है, तो अपने विश्वास को खो देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती रहती है। तो सर, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई और उसके बाद जो चेंजेस हुए, उसके बाद कुछ आपको कुछ रिकग्निशन मिला उसके बाद? नहीं, उसके बाद तो मुझे कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिला, लेकिन मैंने उस तरफ कोई झुकाव नहीं था मेरा। मुझे लगा अगर आज मैं गुलशन नंदा बन गया हूँ तो मुझे शेक्सपियर बनना है, इसलिए मेरा अधिकतर अध्ययन साहित्य की तरफ रहा और मैं ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखने लग गया। और मुझे ये पता है कि पाठकों का एक क्लास है, उपन्यास का पढ़ने वाला एक क्लास है, कहानी संग्रह पढ़ने वाला क्लास है और ऐसे ग्रंथ पढ़ने वाला भी क्लास है। और जब तक ग्रंथों तक पहुँचेंगे नहीं तो हम साहित्यकार की श्रेणी में आ नहीं सकते, उसके लिए अध्ययन की भी ज़रूरत है। तो मेरे घर में 8-10 अखबार रोज़ आते हैं। तो सबसे आपने जैसे पूछा है कि आजकल के बच्चों को मैं क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों कि आप जितना अध्ययन कर सकते करिए। सबसे सस्ता अगर हमारे देश में है तो वो अध्ययन है। थोड़े पैसों में आप डिग्री ले सकते हो। अध्ययन तो आपने स्वयं करना है, पुस्तकें आपके घर में आती है, आपने पढ़ना है, परीक्षा देनी है। लेकिन अध्ययन से और पाठ्यक्रम से मुंह मत मोड़िए। ये मत सोचिए कि ये नौकरियाँ तो मिल रही है, पढ़कर क्या करना। नहीं, पढ़कर ही मनुष्य बन जाता है। मैं एक साधारण घर का एक लड़का या अब आदमी हूँ या एक बुजुर्ग हूँ, तो मैं इसी भाषा से, इस हिंदी भाषा से मुझे अमेरिका तक जानते हैं, लंदन तक जानते हैं। जितने लोग मुझे शायद भारत में नहीं जानते, उतने ज़्यादा लोग मुझे यूरोप में लोग जानते हैं, एक साहित्यकार के नाम से, मेरे संघर्ष के नाम से। तो मैं कहता हूँ आप जो कुछ भी करते हो वो संभव है। अपेक्षा भी मत करो और प्रतीक्षा भी मत करो, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो, आपकी सफलता सामने है। बहुत बढ़िया सर, बहुत मतलब बहुत मोटिवेटिंग रहा सर। और एक तरह से आप एक
हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि मतलब सब लोग आपको फॉलो करें, जो जो आपने कहा मतलब वो फॉलो करें। और सर बस आखिरी हमारा सवाल ये रहेगा कि आजकल आपकी दिनचर्या क्या रहती है सर? दरअसल क्या है कि मेरे बारे में, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि मेरे बारे में अमेरिका के अखबार में जो सांग्रीला के चीफ थे, उन्होंने हांगकांग में पढ़ा था कि भाई लक्ष्मण राव नाम का एक आदमी दिल्ली में पुस्तकें लिखकर चाय बेच रहा है। चाय तो हमारे सांग्रीला में बना रहे हैं, तो लक्ष्मण राव को क्यों नहीं बुलाया जाए यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण राव यहाँ हमारे यहाँ चाय बनाकर हमारे अतिथि को चाय पिलाएंगे और उनकी पुस्तकें भी बेचेंगे वो। तो ये प्लेटफॉर्म उनका बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि भाई पता नहीं ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, कोरोना से रह गया। लेकिन इसी महीने से मैं सांग्रीला में प्रवेश कर लिया मैंने, और वहाँ सवेरे मैं 5 बजे उठकर सवेरे 6 बजे वहाँ जाता हूँ। और जो सांग्रीला में रात को जो अतिथि सो रहे हैं, वो उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, उद्योगपति भी है, धनी लोग हैं। उन लोगों को सवेरे उठकर जब मैं चाय पिलाता और वो मेरी पुस्तकें देखते तो बड़ा आश्चर्य होता है। और बहुत से लोगों ने तो मेरे बारे में अखबारों में या टीवी पर देखा भी होता है, और वो जानते हैं कि यार बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ का एक स्टैंडर्ड, और वहाँ मेरी एक 2 हज़ार की रोज़ किताबें बिक जाती है। अब सांग्रीला से जो किताब बिक रही है तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया, मेरा सम्मान बढ़ गया। कोई भी पाठक अगर किताब खरीद कर ले जाता है और कोई मुझे पूछता है तो वो यही बताते हैं कि भाई ये तो सांग्रीला से खरीद के ले आओ और लेखक से लाया हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो कहने का मतलब ये मेरे लिए गोल्डन चांस था। लेकिन विदेशी लोगों ने मुझे ये चांस दिया, ये भी मैं समझता हूँ। विदेशी ना कहे कि बुद्धिमान लोगों ने, हमारे देश में भी बुद्धिमान है। जी जी। वो भी किसी दिन चाहेंगे कि लक्ष्मण राव को यहाँ बुला लो, जी। तो लक्ष्मण राव वहाँ पर भी चला जाएगा। और जीवन है तो आगे हम बढ़ेंगे, असंभव है ही नहीं। क्योंकि जब मैं दूसरों को कहता हूँ कि असंभव नहीं है, और यही मेरा जीवन सुनकर या जानकर मुझे जगह जगह बुलाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ से उत्तराखंड में गया हूँ, बाईप्लेन गया हूँ, पूना गया हूँ, बाईप्लेन गया हूँ। बच्चे मेरे लिए खर्च करते और 2-2 घंटे में बोलता हूँ। मैं 40-50 जगह जाकर मैंने 2-2 घंटे भाषण किया है, और वो मेरा जीवन सुनकर उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। नहीं बिल्कुल सर, हम सबके लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा है, और हम चाहेंगे कि हमारी आज की यूथ आपको फॉलो करे। और जैसा आपने कहा कि शिक्षा ही सब कुछ है, मतलब पढ़ना ही सब कुछ है, और हम वो फ्री है। जी हाँ, जी हाँ, वो फ्री है। इतना मतलब इतना लोग आजकल डिग्री ले लेते हैं, बट डिग्री लेने से उनको उतना सब कुछ नहीं मिलता जो उनको पढ़ने लिखने से मिलता है। और जितनी ज़्यादा उम्र में ज्ञान प्राप्त करोगे वो आपके दिमाग में आएगा। अगर आप परीक्षा देने के लिए पास होने के लिए परीक्षा दोगे तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हो। ज्ञान अर्जित करने के लिए परीक्षा दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेरा कहने का मतलब है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए सर, और नहीं बस फिर मिलेंगे सर आपसे। बिल्कुल।